अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 16 बायोलॉजी का स्टडी कर रहे हैं हम लोग। उसके अंदर हम लोगों ने स्केलेटन सपोर्ट एंड मूवमेंट का पोर्शन एनिमल्स के अंदर स्टार्ट किया हुआ है। हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन कम्प्लीटली डिस्क्राइब कर लिया। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट स्केलेटन की टाइप की तरफ, जो कि कहलाता है एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन जो है, इसका लिटरल मीनिंग सबसे पहले देखते हैं कि एक्सो मीन्स आउटसाइड एंड स्केलेटन मीन्स फ्रेमवर्क। ऐसा फ्रेमवर्क जो बॉडी की आउटर सरफेस पे मौजूद है, आउटर कवरिंग बना रहा है और टू सम एक्सटेंट ये इंटरनल मसल्स के साथ अटैच भी है। इस तरह के फ्रेमवर्क को एक्सोस्केलेटन कहा जाता है। एक्सोस्केलेटन बनता कैसे है, तो आपने 3 लेयर्स पढ़ी होंगी ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स के अंदर, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। तो एक्टोडर्म जो है वो बेसिकली एक्सोस्केलेटन को एनिमल्स के अंदर सिक्रीट कर रही होती है और एक्सोस्केलेटन जो है ये 2 लेयर्स पे मुश्तमिल होता है। पहली लेयर जो है उसको हम एपिक्यूटिकल कहते हैं एंड द सेकेंड वन इज़ नोन एज प्रोक्यूटिकल। अब अगर हम देखेंगे इसके एडवांटेजेस क्या हैं एक्सोस्केलेटन के, तो हम कहते हैं एडवांटेजेस के अंदर ये एनिमल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है। ठीक है, एनिमल फ्रीली मूव कर सकता है, उसको ख़तरा कम होता है। क्यों? उसको ये, और दूसरी चीज़ हम कहते हैं कि ये सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है एनिमल को। ठीक है, और अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस को देखें तो हम कहते हैं कि जैसे ही एक्सोस्केलेटन एनिमल की बॉडी के ऊपर मौजूद होता है तो ये जो ग्रोथ होती है उसको टू सम एक्सटेंट रिटार्ड कर देता है। ग्रोथ रिटार्ड होगी, अल्टीमेटली एनिमल जो है वो इतना जल्दी या इतना रैपिडली ग्रो नहीं कर पाएगा जितना कि उसको करना चाहिए। लिहाजा अब ये क्या होता है, ये जो है इस तरह उसकी मूवमेंट, उसकी जो ग्रोथ है उसके अंदर प्रॉब्लम कॉज करता है। उसके बाद एग्जांपल, जिस तरह हमने हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन को डिस्क्राइब किया फाइलम नाइडेरिया के मेंबर को लेके और फाइलम एनालिडा के मेंबर्स के थ्रू हमने हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन डिस्क्राइब किया, बिल्कुल वैसे ही हम लोग एक्सोस्केलेटन को डिस्क्राइब करेंगे फाइलम मोलस्का के मेंबर्स और फाइलम आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स को लेके। इसको हम लोग इंशाल्लाह डिटेल में कवर करने की आज कोशिश करेंगे। मोलस्कन्स की बात करें तो मोलस्कन्स का जो एक्सोस्केलेटन होता है, मोलस्कन्स के अंदर हमें पता है हमारे पास स्नेल्स आ जाते हैं। ठीक है, तो स्नेल्स भी 2 तरह के होते हैं, कुछ ऐसे हैं जो खुश्की पे रहते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो कि वाटर के अंदर रहते हैं। मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट द एक्वेटिक स्नेल्स एज वेल एज टेरेस्ट्रियल स्नेल्स। जो एक्वेटिक स्नेल्स होते हैं उनका जो शेल होता है, एक तो वो हार्ड बहुत ज़्यादा होता है और दूसरा वेट में भी ज़्यादा होता है, जबकि लैंड स्नेल्स जो होते हैं इनका शेल लेस हार्ड होता है और लेस होता है वेट के अंदर भी। ऐसा क्यों होता है? तो एक्चुअली इसके पीछे रीज़न जो है वो मिनरलाइजेशन की है, क्योंकि मिनरल्स जो हैं वो वाटर के अंदर, कैल्शियम कार्बोनेट की बात की जाए तो वो वाटर के अंदर और मिनरल्स दोनों चीज़ें वाटर के अंदर ज़्यादा मौजूद होती हैं, जबकि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंदर ये चीज़ें जो हैं इतनी ज़्यादा अमाउंट में मौजूद नहीं होती जितनी कि एक्वेटिक इकोसिस्टम के एनिमल्स को अवेलेबल होती हैं। लिहाजा इस बेस पे ये क्या करते हैं, अपने शेल के अंदर उस चीज़ की डेपोजिशन करके अपना शेल हार्ड भी बना लेते हैं और उसका वेट भी क्या हो जाता है, ज़्यादा होता है। और टेरेस्ट्रियल के अंदर ऐसा नहीं होता क्योंकि वहाँ पे अवेलेबिलिटी इतनी ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में नहीं होती। इसके अलावा जैसे ही एनिमल ग्रो करता है तो इसकी बॉडी के ऊपर कुछ रिंग्स अपेयर हो जाते हैं जिनको ग्रोथ रिंग्स कहा जाता है। जिस तरह हमने पहले वुड की बात की, सेकेंडरी ग्रोथ को पढ़ रहे थे, हमने कहा था कि वुड के अंदर भी रिंग्स अपेयर होते हैं। बिल्कुल वैसे ही इनकी बॉडी के अंदर जैसे ही एनिमल ग्रो करता है रिंग्स अपेयर हो जाते हैं। और अक्सर आप लोगों ने अगर देखा हो तो स्नेल जो है उसको अगर आपने देखा हो तो उसके शेल के बाहर भी आपको इसी तरह से रिंग्स प्रॉपर बने हुए नज़र आते हैं जो इसकी ब्यूटी में इजाफा करते हैं जी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंड आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोड्स के अंदर उनका एक्सोस्केलेटन किस टाइप का होता है? तो हम आर्थ्रोपोड्स के अंदर इंसेक्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो हम ये बात जानते हैं कि फाइलेटिक लिनेज फर्स्ट ईयर में हम लोगों ने पढ़ा। फाइलेटिक लिनेज के अंदर बताया था कि इंसेक्ट्स जो हैं 53.1% हैं और हमने कहा था वहाँ पे कि इंसेक्ट्स का नंबर जो है बाकी जितने भी एनिमल्स हैं सबसे ज़्यादा जो है वो इंसेक्ट का नंबर है और वो कितना है 53.1%। तो भाई ऐसी क्या वजह है जिसकी बेस पे इंसेक्ट्स इतने ज़्यादा डाइवर्सिफाई हो चुके हैं? दैट मीन्स कि इनके अंदर कुछ ऐसी अडेप्टेशंस नेचर ने रख दी हैं जिस बेस पे ये क्या करते हैं, ये ईजीली जिसकी बेस पे ये इजीली वहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं जिस एनवायरनमेंट के अंदर ये रह रहे होते हैं।
तो कुछ उन्हीं एडेप्टेशंस को, कुछ उन्हीं मॉडिफिकेशंस को हम डिस्कस करेंगे आर्थ्रोपोड्स के अंदर, जो कि उनके एक्सोस्केलेटन के अंदर मौजूद हैं। तो सबसे पहली एडेप्टेशन हम डिस्कस करते हैं फॉर्मेशन ऑफ रिजेस एंड बार्स, कि इनकी बॉडी के अंदर रिजेस क्या होती हैं, कुछ स्वोलन पोर्शंस होते हैं इनकी बॉडी के अंदर, और बार्स कहते हैं सुलाखनुमा। ठीक है, तो ये बेसिकली ऐसी चीज़ें हैं दो जो मसल्स को अटैच करती हैं। अब अगर हम बात करें अपनी, तो हमें मूवमेंट के लिए या बॉडी की कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए मसल्स पे डिपेंड करना पड़ता है, वही कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर रहे होते हैं। अब मसल्स को भी तो कोई सपोर्ट चाहिए होती है, हमें मसल्स का सहारा चाहिए। मसल्स को आगे किसका सहारा चाहिए? मसल्स को भी किसी की सपोर्ट चाहिए जिसकी बेस पे वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करेंगे। ठीक है, तो वो रिजेस और बार्स हैं जिसके साथ अटैच होके क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेंगे। एक इनकी मॉडिफिकेशन रिजेस एंड बार्स की होगी। सेकेंड, हम कहते हैं कि इनके अंदर जॉइंट्स मौजूद होते हैं। आपने देखा होगा यहाँ पे पीछे डायग्राम आपको शो की गई है कि यहाँ पे भी आप अगर इनके देखें, लेग्स का पोर्शन देखें, तो आपको जॉइंटेड लेग्स इनकी नज़र आ रही हैं। ठीक है, तो जॉइंटेड लेग्स जो होती हैं इनकी, ये भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं, थिन होती हैं और फ्लेक्सिबल होती हैं जॉइंट्स की जगह पे। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, दैट मीन्स कि फ्लेक्सिबिलिटी होगी, एनिमल जो है वो इसी फ्लेक्सिबिलिटी की बेस पे रैपिडली मूव कर रहा होता है। ठीक है, बहुत रैपिडली मूव करता है, इनके अंदर मूवमेंट बड़ी स्विफ्ट होती है और देखते ही देखते एनिमल जो है वो आपकी नज़रों से गायब हो जाता है। तो दूसरी बात हमने यहाँ पे कर ली उनके अंदर जॉइंट्स की, और जॉइंट्स जो हैं उनका एक्सोस्केलेटन जिसने जॉइंट्स को कवर किया होता है वो किस टाइप का होता है, हमने वो भी बता दिया कि वो थिन होता है, सॉफ्ट होता है और बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। थर्ड पॉइंट डिस्कस किया जाता है यहाँ पे इनके अंदर, कि इनके अंदर कुछ सेंसरी रिसेप्टर्स मौजूद हैं जिनको सेंसिला कहा जाता है। ये सेंसिला क्या काम करते हैं? ये सेंसिला अपने करीब प्रीडेटर को या कोई भी अगर थ्रेट उनके अगेंस्ट, उनके अराउंड मौजूद है, तो उनको अपने एनिमीज से बचाने के लिए उनकी प्रोटेक्शन करते हैं। सेंसिला दो सूरतों में मौजूद हो सकते हैं, या तो ये ब्रिस्टल्स की फॉर्म में मौजूद होंगे, मतलब कांटों की सूरत में मौजूद होंगे, या लेंसेज की सूरत में मौजूद होंगे। ब्रिस्टल्स की सूरत में मौजूद हैं तो अल्टीमेटली ये क्या करते हैं, आपने देखा होगा कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं जो पॉइजनस होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने ब्रिस्टल्स के थ्रू अपना पॉइजन जो है वो अपने प्रीडेटर के अंदर इंजेक्ट करते हैं, और वो प्रीडेटर फिर या तो पैरालाइज होगा या उसके करीब नहीं आएगा और ये अपने आप को बचा लेंगे। और लेंसेज जो हैं ये भी क्या करते हैं, सेंसरी रिसेप्टर के तौर पे ही काम करते हैं। मतलब अगर कोई प्रीडेटर इनके आसपास मौजूद है, अपनी लेंसेज को यूज़ करेंगे, अपने लेंस को यूज़ करने के बाद उसके अंदर आपको पता है कि फोटो रिसेप्टर सेल्स मौजूद होते हैं लेंसेज के अंदर, वही फोटो रिसेप्टर सेल्स उसी का इमेज क्रिएट करेंगे और अल्टीमेटली इनको नज़र आ जाएगा कि उनकी सराउंडिंग में कोई थ्रेट मौजूद है, तो वहाँ से ये क्या कर जाएंगे, एस्केप आउट कर जाएंगे। तो इस तरह से हमने कुछ इनके अंदर अडेप्टेशंस देख ली कि किस बेस पे आर्थ्रोपोड्स जो हैं वो इतने ज़्यादा या इतने अबंडेंटली मौजूद हैं यूनिवर्स के अंदर। हमने बात की इसकी डिसएडवांटेजेस के अंदर कि इसको अगर ग्रो करना है तो एक्सोस्केलेटन थोड़ी हिंड्रेंस कॉज करता है, रिटार्डेशन कॉज करता है। तो भाई ग्रो तो करना है एनिमल ने, तो ये कैसे ग्रो करेगा? इसके अंदर एक फिनोमेना होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से भी। अगर उसको देखें तो हम कहते हैं इसके अंदर एक फिनोमेना होता है जिसको एक्डाइसिस या मोल्टिंग कहा जाता है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शॉर्ट क्वेश्चन बाज दफ़ा लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है। एक्डाइसिस या मोल्टिंग क्या है? तो एक्डाइसिस हम कहते हैं कि एक्सोस्केलेटन की पीरियोडिकली रिमूवल है, शेडिंग है एनिमल की बॉडी के अंदर, और जैसे ही ये शेड किया जाता है तो पीरियोडिकली कुछ टाइम के बाद इसको रिन्यू कर लिया जाता है। इस प्रोसेस को एक्डाइसिस कहा जाता है। एक्डाइसिस के दौरान जैसे ही एनिमल शेड करता है अपने एक्सोस्केलेटन को, तो उस टाइम पे ये वल्नरेबल होता है, मतलब इस पे अटैक होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन जैसे ही ये अपना शेल बना लेता है, एक्सोस्केलेटन को बना लेता है, तो अल्टीमेटली क्या होता है, वो इतना वल्नरेबल नहीं होता, इतना ससेप्टेबल नहीं होता जितना कि उस कंडीशन में था जब उसने अपना शेल, अपना एक्सोस्केलेटन जो है उसको रिमूव कर दिया था। एक्डाइसिस का प्रोसेस जो है वो 4 स्टेजेस में जाके कंप्लीट होता है। यहाँ पे आपको दिखाया गया है, एक एनिमल को दिखाया गया, एक फ्लाई को दिखाया गया, इंसेक्ट को दिखाया गया बेसिकली।
यहाँ पे अगर आप डायग्राम को देखें तो इसके अंदर दो मसल्स को दिखाया गया है कि जो इसकी मूवमेंट में हेल्प कर रहे हैं, एक्सटेंसर मसल्स एंड फ्लेक्सर मसल्स। नेक्स्ट हमारा बेसिक जो डिस्कशन का टॉपिक है वो ये नेक्स्ट डायग्राम है। यहाँ पे आप देखें तो सबसे बाहर की लेयर जो है दैट इज़ कॉल्ड एपिक्यूटिकल। एपिक्यूटिकल से नीचे जो आपको लेयर नज़र आ रही है दैट इज़ एक्सोक्यूटिकल, और उससे नीचे एंडोक्यूटिकल, और उसके बाद जो है उसकी स्किन स्टार्ट हो जाती है। एक्सोक्यूटिकल प्लस एंडोक्यूटिकल बोथ आर नोन एज, कलेक्टिवली बोथ आर नोन एज प्रोक्यूटिकल। इनको प्रोक्यूटिकल कहा जाता है। अब एपिक्यूटिकल और प्रोक्यूटिकल इन दोनों ने क्या करना है, कुछ इनके अंदर चेंजेस आनी है और अल्टीमेटली क्या होगा, स्केलेटन या बनेगा या फिर उसके अंदर पोर्स डेवलप होके वो डिज़ोल्व होना शुरू हो जाएगा। अब अगर यहाँ पे आप लोग देखें तो स्केलेटन जो मैंने बात की कि एक्सोस्केलेटन, एक्सोक्यूटिकल और एंडोक्यूटिकल ये दोनों जो हैं ये क्या कर रही हैं, ये बल्क ऑफ स्केलेटन के तौर पर एक्ट कर रही हैं। तो अगर एक्डाइसिस का प्रोसेस शुरू होना है तो बॉडी के अंदर हाइपोडर्मल ग्लैंड्स जो हैं वो क्या सिक्रीट करते हैं, दे विल सिक्रीट द स्पेशल एंजाइम दैट इज़ इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ एक्डाइसिस एंड दैट एंजाइम विल बी नोन एज एक्डाइसोन। उसको एक्डाइसोन कहा जाएगा। एक्डाइसोन रिलीज़ हुआ अल्टीमेटली। अब अगर देखें तो कनेक्शन बॉडी स्केलेटन के दरमियान और स्किन के साथ या बाकी बॉडी के साथ कनेक्शन कौन सी क्यूटिकल की लेयर डेवलप करवा रही है, तो वो है एंडोक्यूटिकल, क्योंकि वो सेंटर में प्रेजेंट है। अगर लिहाजा अगर एंडोक्यूटिकल को तोड़ दिया जाए दैट मीन्स कि स्केलेटन से जो स्किन का या बॉडी का इंटरेक्शन है उसको भी तोड़ के ख़त्म किया जा सकता है। लिहाजा जो एंजाइम रिलीज़ होगा जिसको हमने एक्डाइसोन कहा, वो क्या करेगा, दैट विल डाइजेस्ट द ओल्ड एंडोक्यूटिकल। जैसे ही ओल्ड एंडोक्यूटिकल डाइजेस्ट होगी तो सेकेंडली क्या होगा, डाइजेस्ट होना शुरू हुई, साथ ही थोड़ी थोड़ी प्रोक्यूटिकल ओल्ड वाली डाइजेस्ट हो जाएगी, नई क्यूटिकल जिसको हम प्रोक्यूटिकल कह रहे हैं, जिनको हमने एक्सो और एंडो को मिला के प्रोक्यूटिकल कहा था, वो बनना शुरू हो जाएगी। और इसके साथ साथ मज़ीद ऊपर वाली लेयर जो है जिसको हमने एपिक्यूटिकल कहा था वो भी बनना शुरू हो जाएगी। अब जैसे ही ये दोनों बनना शुरू हो जाएंगी तो जो ओल्ड एक्सोस्केलेटन है उसके अंदर पोर्स क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे, उसके अंदर सुराख बनना शुरू हो जाएंगे। वो स्किन से जो उसकी अटैचमेंट थी वो आहिस्ता आहिस्ता लूज़ होती होती ख़त्म हो जाएगी, और जब ये टोटली ख़त्म हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, टोटली शेड ऑफ हो जाएगा, और उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, एक न्यू एक्सोस्केलेटन जो है उसकी जगह पे आ जाएगा। फिर उसके अंदर डेपोजिशन की जाएगी, उसके अंदर मिनरलाइजेशन की जाएगी, इम्प्रेगनेशन की जाएगी, किस चीज़ की, कैल्शियम कार्बोनेट की, और इसके साथ साथ कुछ और मिनरल्स ऐड किए जाएंगे जो कि इसके एक्सोस्केलेटन को क्या कर देंगे, हार्ड कर देंगे। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये हार्ड हो जाएगा। और ये सारा काम कौन कंट्रोल करेगा, एक्चुअली नर्वस सिस्टम जो है इसके अंदर इन्वॉल्व होता है और वो ये सारा काम कंट्रोल कर रहा होता है। तो इस तरह से जैसे ही एक्सोस्केलेटन आ जाएगा तो अब एनिमल जो है अब वो प्रीडेटर से अपने आप को बचा सकता है, क्योंकि उसकी एक्सटर्नल कवरिंग जिसको प्रोटेक्ट कर रही थी वो अब आ चुकी है। पहले वो वल्नरेबल था, ससेप्टेबल था, उस पे अटैक हो सकता था, लेकिन अब उसकी बाहर एक हॉल आ चुका है, एक प्रोटेक्शन की लेयर आ चुकी है, अब उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब वो इजीली बाहर के एनवायरनमेंट में जा सकता है। दिस वाज ऑल अबाउट एक्सोक्यूटिकल। थैंक यू वेरी मच।